sir. चले। Yes, sir. तो देखो, जो एफ का शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है। पुअर होने की वजह से, कहाँ गया भाई वो स्लाइड, पुअर होने की वजह से वो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होगा उसको न्यूक्लियस के फोर्स से बचा नहीं पाने का। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. तो साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा Yes, ध्यान sir. ध्यान दो। जब भी बेटा आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, मान लो हल्की सी बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की है लीना, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, ध्यान से sir. सुनो, हो क्या रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक ही सेल पाई जाती है। एक ही सेल में, सेल तो बेटा बहुत सारी पाई जाएगी लेकिन जो एक्टिव सेल है वो एक ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, ठीक sir. है। अब अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं जनरली लिखूं तो 2 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल में होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में। तो समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. अगर मैं की बात करूं तो उसको हो जाएगा 2 8 1। समझ पा रहे हो क्या? तो कितनी सेल हो जाएगी? 1 2 3 सेल हो जाएगी। बोलो है ना। Yes, sir. तो बेटा सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है क्या? Yes, sir. जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं सेल का नंबर क्या कर रहा है? तो किसी भी ग्रुप में हम नीचे जाओगे तो सेल का नंबर क्या करता है? Increase. चलो, तो सेल का नंबर इंक्रीज करने से साइज क्या होता है? Increase. ये बात क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान Yes, से sir. देखो वो कहना क्या चाह रहा है उस पर। जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाओगे सेल का नंबर इंक्रीज होगा क्या? सोच के बोलो। Yes, sir. तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो साइज तो क्या करना चाहिए था? इंक्रीज ही कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो साइज इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन No, sir. जितना साइज यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, क्या इतना ही साइज बेटा नेक्स्ट सीरीज में भी इंक्रीज करना चाहिए था? क्योंकि एक सेल का नंबर और इंक्रीज हो गया। बोलो है ना। समझ पा रहे हो? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई? यहाँ पे दिक्कत आ गई पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो एफ के इलेक्ट्रॉन है वो शिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, जिसकी वजह से साइज हल्का फुल्का इंक्रीज हुआ है। समझ पा रहे हो? इतनी बात clear? Yes, sir. ठीक है बेटा, 31 तक तो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन फिर ऐसे कंसेप्ट नहीं समझ पाने के आप। ठीक है ना। हमारी भी तो बेटा लिमिटेशन हो रही है ना। देखो, जैसे जैसे बेटा आप ग्रुप में हैं, चलो मैं इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। मैग्नीज ले लेते हैं। मैग्नीज के नीचे आता है कौन? टेक्नीशियम। और उसके नीचे आता है टंगस्टन। समझ पा रहे हो? बोलो। Yes, sir. ठीक। इसमें क्योंकि 4D सीरीज है, हाँ सॉरी ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज, अरे चल जा भाई। 3D सीरीज है लेकिन पीरियड कौन सा है बेटा? 4th। पीरियड कौन सा है? 4th। तो इसमें जो सेल होंगी वो कितनी होगी? 4। मैग्नीज में कितनी सेल मिलेगी? 4 सेल। समझ पा रहे हो? Yes, sir. ना यकीन आता हो, आपको याद हो 3D5 4s2 आएगा। समझ पा रहे हो क्या? इसका लास्ट वाला। तो जो लास्ट जो सेल का जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो बेटा 3 नहीं होगी, वो होगी 4 वाली। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? Yes, sir. क्योंकि ये बेटा ये 5th पीरियड में आएगा। समझ पा रहे हो? पीरियड जानते हो पीरियड क्या होता है? Yes, sir. पीरियड वो Fifth. Yes. 5th पीरियड में आता है। तो बेटा इसमें सेल जो टोटल होगी वो 5 होगी, 5 सेल। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ये 6th पीरियड में आता है। तो बेटा इसमें सेल कितनी होगी? 6। Six. समझ पा रहे हो? Yes, तो बेटा sir. एक बात, जब मैग्नीज एक पीरियड में आया और टेक्नीशियम नेक्स्ट पीरियड में आया, जब आप और ऐसे चलते तो ग्रुप में, ग्रुप तो सिंह का सेम ही है। जैसे आप यहाँ से यहाँ गए नेक्स्ट पीरियड में, जैसे ही कूदे तो बेटा सेल का नंबर इंक्रीज किया क्या? 4 से 5 हो गया क्या? Yes, sir. जैसे उससे नेक्स्ट गए तो सेल का नंबर इंक्रीज कर गया क्या? बोलो है ना। Yes, sir. तो सेल का नंबर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज। Increase. ठीक है। लेकिन बेटा से यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज यहाँ से यहाँ तक भी कर रहा है, लेकिन जितना इंक्रीज यहाँ से यहाँ किया है इतना इंक्रीज यहाँ से यहाँ नहीं किया है, जबकि तो सेल तो एक ही ऐड हुई है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटा पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि
जब बेटा आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे वैनडियम की, तो इसमें बेटा 4f की फिलिंग होगी। किसकी फिलिंग होगी? 4f 4f। वाल में फिलिंग होगी। और जो f होता है उसकी पुअर शील्डिंग पावर होती है। समझ पा रहे हो क्या? f कहीं पे भी हो उसकी पुअर शील्डिंग पावर होती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होगा बेटा 6s। समझ पा रहे हो क्या? यस जैसे सर, इसमें तो सर आउटर मतलब आउटर मोस्ट सेल, हाँ, 6th पीरियड इसको में 4f भी है पुअर शील्डिंग के लिए, और डी भी सी पुअर शील्डिंग के लिए। डी डी तो बेटा तीनों में कॉमन है। डी का ई का तो कैंसिल आउट ही मानना पड़ेगा ना आपको। जो कॉमन आ गया उसका तो क्या ही करोगे आप इधर। समझ यस। पा रहे हो? 4f होगी, 5d होगी और 6s होगी। ऐसे होता है बेटा। समझ पा रहे हो क्या? तो यस। इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट सेल तो बेटा 6th वाली है, लेकिन उससे पहले 4f में इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। f की शील्डिंग पावर कम है, तो ये क्या करेगा? शील्डिंग पावर कम होने का मतलब क्या है? कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पा रहा है न्यूक्लियर के फोर्स से। तो न्यूक्लियस का फोर्स डायरेक्ट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, उसकी वजह से बेटा न्यूक्लियस क्या करेगा? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर अपनी तरफ खींचेगा तो बेटा साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या ये समझ में आया तुमको? यस सर। चले यस सर। पढ़ते हैं बेटा। देखो, the curve in figure 4.3 shows an increase from 3D to second 4D series of the element, but the radii of the third, that is 5D series, are virtually same those of corresponding member of second series, that is 4D series। मतलब जो 5D सीरीज का जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग लगभग वर्चुअली सिमिलर है 4D सीरीज के। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। This phenomena is associated with the intervention of 4f orbital, which must be filled before 5d series of element begin। तो जैसे ही 5d सीरीज में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होना शुरू होगी, उससे पहले किस में होना शुरू हो जाएगी? 4f में होना शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। The filling of 4f before 5d orbital result in regular decrease in atomic radii। तो जो 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहा है उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइज छोटा होना शुरू हो गया है। समझ पा रहे हो क्या? और यस। लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा जो 4f सीरीज होती है उसको बोलते हैं, उसमें आते हैं सारे लेंथेनॉइड वाले एफ एलिमेंट। समझ ब्लॉक, पा रहे हो क्या? एफ लेंथेनॉइड और ब्लॉक एलिमेंट। एक्टिनॉइड समथिंग। एक्टिन। ठीक है। तो बेटा ये जो 4f में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से पुअर सील्डिंग, 4f की पुअर सील्डिंग होने की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जिसकी वजह, और उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब ये देखो, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? विच एसेंशियली कंपनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि साइज इंक्रीज होगा क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज हुआ है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। with increasing atomic number, the net result of the lanthanide contraction is that second and the third D series exhibit similar radius। सेकंड और थर्ड डी सीरीज, मतलब सेकंड डी सीरीज कौन सी होगी? 4D वाली। और थर्ड डी सीरीज कौन सी होगी? 5D वाली। समझ पा रहे हो क्या? ये यस। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो जिरकोनियम होता है और जो होफनियम होता है, इनकी एटॉमिक रेडियस लगभग लगभग बराबर क्यों होती है? जबकि जिरकोनियम आता है बेटा 4D सीरीज में और होफनियम होफनियम आता है 5D सीरीज में। इनकी तो रेडियस में डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन इनकी रेडियस लगभग लगभग बराबर क्यों है? वो इसलिए कि ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन कितना सा आंसर होता है, क्या आगे निकलना होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनका बेटा साइज जब बराबर है लगभग लगभग, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग लगभग क्या होगी? सेम। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मच मोर देन दैट एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअली फैमिली रिलेशंस। पक्की थी, छोड़ो।
चलो बेटा, तो आपको समझ में आ गया कि 4D और 5D सीरीज जो होता है उनका एटॉमिक साइज लगभग लगभग बराबर क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। क्या ये बात क्लियर हुई क्या आपको? यस सर। चले, यस सर। द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अब वो बताएगा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। is somewhat similar to that observed in an ordinary transition series, and is attributed to similar cause, that is imperfect shielding of one electron by another in same set of orbital। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट पानी खत्म, समझ पा रहे हो क्या? इससे यस। ज्यादा कुछ नहीं है सीखने के लिए। However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of d electron। अब ये देखो क्या बोल रहा है कि जो f इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें, वो डी इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। by another, and as the nuclear charge increase along the series, जैसे बेटा कोई सी भी सीरीज में आप इधर से इधर जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। There is fairly regular decrease in size of the entire 4f orbital। तो बेटा अगर अब पूरी 4f सीरीज में इधर से इधर जाओगे, 4f सीरीज मतलब लेंथ नोड वाली सीरीज की बात कर रहे हैं अभी, जो कि अभी हम f ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। तो बेटा लेंथ नोड में भी जैसे आप इधर से इधर जाओगे तो साइज क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा होगा? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो? यस सर। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रही है, वो तो साइड डिक्रीज ही करेगा, लेकिन बेटा शील्डिंग इफेक्ट भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन वो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज ना होकर वहां पे डिक्रीज होने लगता है। क्यों डिक्रीज होने लगता है? क्योंकि जो 4f के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन ए जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट। तो बेटा जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे तो डेंसिटी क्या बढ़े, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ध्यान से देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, बोलो है ना। यस सर। वॉल्यूम का सीधा सीधा रिश्ता होता है रेडियस से, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, कि स्फीयर एटम को तो हम स्फीयर ही मान के चलते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो आप किसी भी सीरीज में इधर से इधर जाते हो तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जबकि बेटा मास तो क्या हो रहा है, मास तो इधर से इधर जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मास नंबर भी बढ़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। सब मैं वैसे खा रहूंगा तो बोल बीच बीच में नहीं हाँ पाऊंगा। हाँ हाँ, खाते रहिए बेटा, कोई बात नहीं। तो जैसे आप इधर से इधर जाते हो किसी भी सीरीज में, मास क्या होता है, बढ़ता है। जाहिर सी बात है बेटा, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास नंबर भी बढ़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मास नंबर भी बढ़ता है और एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। तो मास नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन बेटा रेडियस डिक्रीज हो रही है। किसी भी सीरीज में आप इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, समझ पा रहे हो? यस सर। थस फ्रॉम टाइटेनियम z इक्वल टू 22 टू कॉपर z इक्वल टू 29, द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हो? सिंपल बात। यस सर। हम्म। पर बायो में हम्म। बायोटेक के बाद हम्म। हार्ड चैप्टर्स में सिर्फ मेंडल के बाद मतलब मेंडल हो जाएगा उसके बाद, तो हम्म। हार्ड चैप्टर्स कौन से बच जाएंगे? कोई नहीं बचेगा फिर बेटा, ठीक है। हार्ड चैप्टर मैंने आपको सारे निपटा दिए, एमओआई, बायोटेक और मेंडल। ये 3 चैप्टर ही हार्ड में आते हैं जनरली। मतलब बायोटेक तो 2 चैप्टर है अकेले ही, बायोटेक के तो 2 चैप्टर है, मतलब 4 चैप्टर है मिला के, यस सर। ठीक है। अब फिर तो बेटा रेक्टिफिकेशन ही बनना है, ठीक है। आपको जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप रट पाओगे बेटा, वो आपकी कैपेसिटी। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा समझाने के लिए होता है, हार्मोन अप और नीचे जाते हैं, समझ पा रहे हैं? यस सर। अब बेटा कैसे चिपक रहा है यूट्रस में, क्या चेंज हो रहा है बेटा, वो तो रट नहीं है, क्या करेंगे बेटा, ठीक है ना। यस। चलो, अब ये क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते सर हैं, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है? क्या आप इसका आंसर बता सकते हो?
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती थी, याद है कुछ? यस मेल्टिंग, मतलब गैस फेज में लेके कैसे कितना एनर्जी लगता है वो। अरे बेटा ये तो तुम गूगल की डेफिनेशन बता रहे हो, गूगल से चिपका दी होगी बैठ के। नहीं नहीं, मैं, आप बोले नहीं आएगा वो एंथैल्पी ऑफ में एग्जाम में। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है बेटा? एंथैल्पी ऑफ किसी भी एलिमेंट के एटम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बेटा आयरन है, आयरन का टुकड़ा है तो एटम से मिलकर बन रखा होगा ना, कौन पर होगा? यस तो आप कितनी हीट दो कि उसके एटम गैसेस स्टेट में चले जाए, क्योंकि बेटा गैसेस स्टेट में जाके ये अलग अलग होंगे, ठीक है ना बेटा? नॉर्मल यस लिक्विड स्टेट में एटम अलग नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये बोल रहा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है। अभी इसको आप रीजन बता सकते हो? क्योंकि क्योंकि बेटा इनके मेटलिक अंदर बॉन्ड मेटेलिक बना देते हैं ना। मेटेलिक बॉन्ड बनाने की वजह से इनका मेल्ट, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाती है। अब एक बार बताओ, जब आप किसी भी सीरीज में ऊपर 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, जब ऐसे आप 3D से 4D और 4D से 5D सीरीज में जाते हो तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ती है घटती है? अ, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि मतलब मेटल, हाँ तो ये उन्होंने बस ये लिखा था कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो भारी एलिमेंट में ज्यादा देखी जाती है। मतलब जो, अब जाहिर सी बात है आप इधर से इधर जाओगे तो बेटा अरे हाँ, एटॉमिक मास भी तो वो उसका मेरे को क्वेश्चन था हैवी एलिमेंट वाले में से कि मतलब ये जो लाइन था ये समझ नहीं आ रहा था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर द occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compounds of the heavy transition metals. हैवी ट्रांजिशन मेटल बेटा जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। Yes, sir. तो आप यहाँ पे ऊपर तो बेटा हल्का एटॉमिक मास वाला आता है, नीचे जाते हो एटॉमिक मास बढ़ता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. तो ये देखा गया कि जो जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इसका बेटा कोई लॉजिकल वाला रीजन नहीं है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आज आज तो बेटा मैंने वॉच मंगाई है अपनी, आ, आ गई मेरी वॉच। Watch. Hello. चले, Hello. इतने Hello. लगी क्या? Hello. उनका बेटा बीच में लग आया था। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको भाई। अब भी लग आ रहा है। 192 मिली सेकंड का इतना लैग कैसे भाई? अब ठीक है। देखना बेटा क्या मेरी आवाज सही से आ रही है क्या? Yes, sir. रुको रुको, फिर लैग आ रहा है, एक सेकंड रुको यार। टीवी वगैरह उन्होंने चला दिए होंगे, फोन भी चला के बैठे होंगे सारे भाई। एक सेकंड। सर तब तक मैं हाथ धुल के आ जाऊं। हाँ बेटा हाथ धो गया मैं तुमको। हेलो। हाँ बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ तो मैं कह रहा रोलेक्स। था आज मैंने क्या, रोलेक्स।
नहीं बेटा, इतनी इतनी औकात नहीं है बेटा, औकात के अनुसार बोला करो हमारी, ठीक है ना। रोलेक्स, हमने तो बेटा फास्ट ट्रैक की मंगाई है, FASTRAC के नाम से सुना होगा। ये सर मैं भी रखा था एक बार। बेटा ये मेरी जिंदगी की पहली घड़ी है, ठीक है ना। मैंने अपनी ये जिंदगी में पहली घड़ी, पहली बार घड़ी पहनी है, ठीक है। वैसे तो ये घड़ी मतलब मेरे को बाजार में मिल रही थी 4200 समथिंग, लेकिन रिपब्लिक डे सेल चल रही थी 26 जनवरी की, अगर याद हो तुमको, यस सर। फ्लिपकार्ट पे। बेटा हमने 1400 रुपये में पकड़ ली। यस सर। चलो, ऐसे ही बैठा था, मतलब इतने तेज थे, मतलब इतना दिमाग लगा रहे थे फ्लिपकार्ट वाले। क्या हुआ, मैं ऑर्डर कर रहा, मैं ब्लैक कलर में ऑर्डर करना चाह रहा था, तो ब्लैक में हो ही नहीं रही। भाई मैंने दुनिया जहान के पिन कोड डाल के देख लिए, दिल्ली का पिन कोड डाल लिया, करनाल के पिन कोड डाल लिए, मेरी बहन जहाँ पे रह रही है वहाँ के पिन कोड डाल लिए, अपना पिन कोड डाल लिए, दोस्तों के पिन कोड डाल लिए, भाई कहीं पे भी नहीं बोल रहा नॉन डिलीवरेबल। मैं बोल रहा जब यार देनी नहीं 1400 रुपये में मत दो, ऐसे क्यों दिखा रहे हो, लालच दे रहे हो तुम। फिर भाई थोड़ी देर में एकदम से मैंने नोटिफिकेशन ऑन करके देख लिया था, तो थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आया, मैं सारे कलर चेक कर लिए, कोई दे ही नहीं रहा है, नोट डिलीवरेबल एट दिस पिन कोड, बार बार ऐसे आ रहा है, क्योंकि पागल बना रहे थे, बुद्धू बना रहे थे। और साथ में सेम वॉच मिल रही थी 3000 रुपये में, वो 3000 रुपये वाला डिलीवरेबल था, लेकिन 1400 रुपये वाली डिलीवरेबल नहीं थी। मैंने दिमाग लगाया, मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर ली, एकदम से नोटिफिकेशन आई कि जो आपका ओलिव ग्रीन वाली कलर में है वो स्टॉक में आ गया। मैं बोला लो बेटा दबोच लो बेटा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमने पकड़ लिया उसको। यस सर। क्योंकि 3000 की तो औकात नहीं थी मेरी। मैं बोला यार मैक्सिमम 1400 रुपये दे सकता हूँ भाई, बस। अब जरा ध्यान से देखो, इन द सीरीज स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21, सन पर हो गया, बोलो है। यस सर। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है ना बेटा। अच्छा, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोवेस्ट। बेटा ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, कि जो जिंक की एंथैल्पी ऑफ यस सर, एटोमाइजेशन होती क्योंकि है उससे कम वो होती है। मेटल मेटालिक बॉन्डिंग नहीं करता। हाँ, क्योंकि बेटा उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल होती है वो फुल्ली फिल्ड होती है, तो यस। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग शो ही नहीं कर रहा होता है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर, जो सर एक्सेप्शन थे हार्डनेस के लिए ट्रांजिशन हम्म, मेटल्स के में, उनमें जिंक हम्म, था और सीडी और मर्क्यूरी था। तो हाँ जिंक कैडमियम और मरकरी, हाँ जी बोलो। तो सर इसमें मतलब कैडमियम और मर्क्यूरी दोनों में, उन दोनों में भी मतलब हाँ सेम रीजन है। ऑर्बिटल्स फुल है। हाँ, क्योंकि बेटा जिंक के नीचे कैडमियम और कैडमियम के नीचे मरकरी है, अगर इसमें 3D10 है तो इसमें 4D10 होगा, और इसमें 5D10 होगा, समझ पा रहे हो, सिंपल बात। यस सर, समझ रहे हो? और वो लोग भी मतलब मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाते। हाँ मेटलिक बॉन्डिंग नहीं करते, समझ पा रहे हो। चल, यस। अब आते हैं बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, हीट रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। कोई दिक्कत बेटा, नो सर। चलेगी। यस सर। हाँ, देयर इज एन इंक्रीज इन आई, आप जरा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर बेटा साइज डिक्रीज होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे, सोच के बताओ। साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे। तो उनको निकालना मुश्किल है या आसान है। मुश्किल है। हाँ, तो अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, ज्यादा। ये बात क्लियर है क्या। यस सर। और अगर साइज इंक्रीज होगा तो बताओ क्या होगा। साइज इंक्रीज तो आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी डिक्रीज। ठीक है, अब मैं एक बार सू करके आ गया, तुम मेरे को 5 मिनट दो, ठीक है ना बेटा। सर हाँ जी। 13 व्यूज आ गए एक और वीडियो में।
अरे बेटा दुनिया भर के व्यूज आएंगे, डोंट वरी। ये मचा देंगे दुनिया में। 2025 कैसे बढ़िया साल है हमारे लिए, ठीक है ना। यस सर। आता हूँ। तो ये घोड़े उसको उठने के लिए जाने के लिए। देख लेते हैं क्या नहीं होता। भाई ये रात को तो याद आता है सब। कभी सुबह नहीं याद आता आपको? चलो बेटा। हेलो यस हेलो। सर। अब जरा देखो बेटा, क्या बोल रहा है। There is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition element from left to right due to an increase in nuclear charge which
accompanies the filling of the inner d orbital। ध्यान से समझो। तो अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो आप जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, सोच के बताओ। 3D से साइज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर साइज डिक्रीज हो रहा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही होगी बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज। क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज या डिक्रीज? इतनी बात क्लियर है क्या? यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। Table 4.2 gives the value of first three ionization enthalpy of the first series of transition element। दे रखी है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। These values show that the successive enthalpy of these elements do not increase as steeply as in case of non-transition element। देखेंगे बेटा। देखो क्या होता है ना बेटा, मान लो अगर मैं सोडियम की बात ही कर लूँ, समझ पा रहे हो क्या? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है ना बेटा? यस सर। ठीक है। तो अगर आप सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे शुरुआत में, तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक। तो आपने सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अन्य पॉजिटिव बना दिया। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस देखो सर। अब आपने सोचा कि चलो सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल ले, तो बेटा यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। समझ पा रहे हो क्या? अब आप खुद सोच के बताओ बेटा, जिस आयन पे पहली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा? सोच के बताओ। मुश्किल। मुश्किल होगा। तो बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी या कम होगी? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस है। सर। ठीक है, तो उससे वही ज्यादा कहना चाह मतलब रहा हूँ फोर्थ कि दी आयनाइजेशन एनर्जी। इतने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते आप, मैक्सिमम ये क्या दो ही निकाल पाओगे, ठीक है ना? उससे या तो है, इतनी हीट कहाँ से दे दोगे दुनिया में बेटा? इतनी हीट अवेलेबल नहीं होती। समझ पा रहे हो क्या? यस। ठीक है ना? These values show that the successive enthalpy of these element do not increase as steeply as in case of non transition। मतलब s और p ब्लॉक से भी रिलेट कर रहा है, नथिंग इंपॉर्टेंट। बट इतना याद रखना कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा सेकंड होती है और सेकंड से ज्यादा थर्ड होती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अच्छा जी। The variation in ionization enthalpy along a series of transition elements is much less in comparison to the variation along a period of a non-transition element। पक्केती करेगा पहले तो बेटा, वो देख लेते हैं क्या 4.2 है ना? कौन सा बताया था भाई मैंने? जितना याद रखना है मैं बताऊंगा। देखो बेटा, नॉन ट्रांजिशन की आपसे कोई बात नहीं पूछेगा यहाँ पे, क्योंकि नॉन ट्रांजिशन अब आप कोई पढ़ाता ही नहीं है। एस और पी ब्लॉक यहाँ पे कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना? जरा ध्यान से देखो। डेल्टा एच ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? ठीक है। यस। अगर मैं स्कैंडियम की बात ही कर लूँ, स्कैंडियम की बात ही कर लूँ, स्कैंडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 631 किलो जूल। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। सेकंड 2,235 किलो जूल। थर्ड 2,393 किलो जूल। तो बेटा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ रही है। बोलो है ना? समझ पा रहे हो? क्यों बढ़ रही है? यस। क्योंकि वो ऑलरेडी एक पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या? देख लो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? अब वो नो कह सर। रहा है कि जितनी ज्यादा वेरिएशन डी ब्लॉक एलिमेंट में, इतना एस और पी में नहीं है बेटा। वो आपसे रिलेटेड नहीं है ना, उसको याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये सब चीजें, ठीक है ना? एस यस और सर। पी ब्लॉक एलिमेंट ना आपको पढ़ाया गया, ना वो पूछेगा अभी, ठीक है ना? वो तो बस अपनी बुक पढ़ रहा है, डोंट वरी। तो यस यहाँ सर। से देखो बेटा, the first ionization enthalpy in general increase, but the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpy for the successive element is much higher along a series। तो अगर बेटा आप किसी भी सीरीज के अलोंग जाओगे, 3D सीरीज की बात कर लेंगे एक बार। देखो बेटा 631, अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ, 631 से 656 हुई, 650 हुई, 653 हुई, हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। ठीक है। अगर आप सेकंड आयनाइजेशन देखोगे, इसमें ज्यादा इंक्रीज है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। इसमें देखोगे, इसमें और ज्यादा इंक्रीज आ गया। समझ पा रहे हो क्या? कहीं कहीं पे कुछ एब्रप्ट वैल्यू मिलेगी, वो एक्सेप्शन में जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या?
तो सेकंड Yes, और sir. थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करती है लॉन्गेस्ट सीरीज एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है, अब वो क्यों करती है उसका एक्सप्लेनेशन देगा बेटा। आपको पता है जो हाफ फील्ड होती है, फुल्ली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है, समझ पा रहे हो क्या? जरा ध्यान से Yes, देखो। sir. एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो क्रोमियम ले लो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 3d9 4, हाँ सॉरी 3d10, एक यहाँ पे 4s1 हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes. अगर इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी करोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो बेटा 4s, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3d10 4s0 हो जाएगा, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो? Yes, sir. अगर आप इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करोगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो बेटा 3d9 4s0 हो जाएगा, क्या बोलो है ना? Yes, sir. अगर आप इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3d8 4s0 हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? अब Yes, जरा sir. यहाँ पे उल्टा हो जाएगा केस, यहाँ पे बेटा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप किस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, 3d10 से निकाल रहे हो, क्या बोलो है ना? Yes, sir. समझ पा रहे हो? बेटा d10 इज ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू d9, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो कहाँ पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी निकालने के लिए, d10 वाले में, इसलिए बेटा यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से, उल्टा हो जाता है यहाँ पे, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. समझ रहे हो? तो कहीं कहीं पे ऐसा केस बन गया, अगर मान लो किसी में D5 रह गए, समझ पा रहे हो क्या? D5 रह गए, तो बेटा वहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, द irregular trend in the first ionization enthalpy of the metal of 3D series, though of little chemical significance, can be accounted by considering that of removal of one electron alter the relative energies of 4s and 3D orbital, nothing important, कोई important वाली बात नहीं यहाँ पे अभी लिए। You have learned that when d block element form ions, ns electron are lost। बेटा जब d block element आयन बनाते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें से जाता था, s वाले में से या d वाले में से? S वाले में से। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ns इलेक्ट्रॉन आर लोस्ट बिफोर n माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो क्या? पहले किस में से इलेक्ट्रॉन जाता है, ns में से, देन n माइनस वन डी में से, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. एज वी मूव अलोंग द पीरियड इन 3D सीरीज, अगर बेटा 3D सीरीज में आप ऐसे जाते हो आगे की तरफ, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. We see that nuclear charge increase from scandium to zinc। बेटा जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा किसी भी सीरीज में बढ़ेगा, समझ Yes, sir. बट इलेक्ट्रॉन आर एडिड टू द ऑर्बिटल ऑफ इनर सबसेल। लेकिन जो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता था, वैलेंस सेल वाली में जाता था या उससे अंदर वाली में जाता था? D ऑर्बिटल अंदर वाले। अंदर वाली में, दैट इज 3D ऑर्बिटल में, समझ पा रहे हो क्या? 3D सीरीज की Yes, बात sir. कर रहे हैं, ठीक है ना? Yes, sir. These 3D electrons shield the 4s electron from the increasing nuclear charge somewhat। तो बेटा जो d इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना चाहते हैं, समझ पा रहे हो क्या? मोर Yes, sir. इफेक्टिवली देन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कैन शील्ड वन अनदर। तो जो 3D इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड कर रहे हैं, देखो बेटा कुछ तो शील्ड कर ही रहे हैं ना, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो शील्ड कर रहे हैं ना। देयर फॉर द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज लेस रैपिडली, इसलिए एटॉमिक रेडियस धीरे 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 डिक्रीज होती है, समझ पा रहे हो क्या? अभी कहना क्या Yes, चाह sir. रहा है, देखो यार पूरा टॉपिक इसमें ही हिलाता रहेगा कि डी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शील्ड कम करता है, उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस, देखो न्यूक्लियर चार्ज भी एटॉमिक रेडियस घटाता है, डी की पोर शील्डिंग है। अगर डी की शील्डिंग अच्छी होती, ध्यान से देखना बेटा, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के एंटी होते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, समझ पा रहे हो? इतनी तो फील आ रहा होगा ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. लेकिन अगर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का फोर्स पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. लेकिन जो डी ऑर्बिटल है वो अच्छे से शिल्ड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, मतलब ज्यादा डोमिनेट कौन कर जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जा रहा है, जिसकी वजह से बेटा इस केस में पीरियड में जाने से एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या ये बात तुम फील कर पा रहे हो क्या? Yes, मैं sir. बकेती कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या?
Yes, sir. Thus, ionization energy increase only slightly along the 3D सीरीज। तो बेटा जैसे जैसे आप 3D सीरीज में जाओगे, क्योंकि बेटा साइज हल्का 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 डिक्रीज कर रहा है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए बेटा जब साइज डिक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो अगर हल्का हल्का साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हल्की हल्की इंक्रीज कर रही है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो Yes, हाँ। sir. क्या ये बात तुमको फील आ रही है? Yes, sir. The doubly or more highly charged ions that have dn configuration with no 4s electron। doubly मतलब जैसे मान लो दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो बेटा उन पे दो पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं। मान लो Mn में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो Mn2 पॉजिटिव आ जाएगा, और ज्यादा निकाल लो तो Mn3 पॉजिटिव आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. तो जब दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे तो बेटा 4s तो पहले ही खाली हो चुकी होगी, क्योंकि 4s नहीं होते 2। तो समझ पा रहे हो क्या? अगर Yes, आपने sir. दोनों के दोनों निकाले तो 4s तो खाली हो चुकी है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. So a general trend of increasing value of second ionization enthalpy is expected as the effective nuclear charge increase, because one d electron does not shield another electron from the influence of nuclear charge, because d orbital differ in direction। हम बेटा यही कह रहे हैं कि जो दोबारा पढ़ रहा हूँ, अब मैं बता देता हूँ पहले बोल क्या रहे हैं। ये बोल रहा है कि जैसे ही आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एस तो खाली हो चुका है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब बारी आ चुकी है डी की। अगर बेटा डी के इलेक्ट्रॉन अच्छे से सील्ड होते, मतलब उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी उनको अच्छे से सील्ड करके रखते, ठीक है ना। मतलब अगर डी के इलेक्ट्रॉन, हाँ 5 मिनट हमारा, 5 मिनट में। हाँ अब जरा ध्यान दीजिए। जैसे ही आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन के बाद की कहानी आई बेटा अब डी वाले जाने की। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। Yes, ठीक sir. है, अब जैसे ही इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का स्लोप। अच्छा नहीं बेटा, वो डी के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो क्या? सेकंड कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाले? देखो 4s2 था। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी के बाद रह जाएगा 4s1। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप निकालोगे 4s वाला इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अगर बेटा डी ब्लॉक की सील्डिंग अच्छी होती, डी ब्लॉक की सील्डिंग अच्छी होती, तो 4s का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है मुश्किल होता है? सोच के बताओ। मु- मुश्किल होता है, मतलब आसान होता है, आसान। आसान होता बेटा, क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज को वहां तक पहुंचने नहीं देता। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. लेकिन अब क्या है, क्योंकि डी ब्लॉक की पुअर सील्डिंग है, तो 4s का जो 4s1 है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि पहले एक पॉजिटिव आ चुका है और दूसरा बेटा न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो चुका है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज भी हो चुका है। देखो बेटा, अगर मान लो स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. तो अगर मैं नॉर्मल केस में बात करूंगा तो प्रोटॉन भी 21 हो गए इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी 21 हो गए। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. बोलो है। लेकिन जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में प्रोटॉन कितने रह गए बेटा? 21। Uh, लेकिन इलेक्ट्रॉन 20। 20. समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अब 21 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा प्रोटॉन डोमिनेट कर गए क्या? बोलो है ना। समझ पा रहे हो Yes, क्या? sir. तो इसलिए मैं कहना चाह रहा है कि जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो न्यूक्लियर चार्ज तो पहले ही इंक्रीज कर चुका है। समझ पा रहे हो क्या? न्यूक्लियर चार्ज तो Yes, पहले sir. ही इंक्रीज कर चुका है। दूसरा पुअर सील्डिंग है डी 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 ऑर्बिटल की। तो अगर पुअर सील्डिंग है डी ऑर्बिटल का, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर चुका है, इसलिए बेटा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा हो जाती है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो a general trend of increasing value of second ionization enthalpy is expected as the effective nuclear charge increase। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या? इफेक्टिव Yes, sir. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. Because one d electron does not shield another electron from the influence of the nuclear charge। अब बात वही कह रहा है कि जो d ऑर्बिटल है उसकी शील्डिंग बेकार होती है, इसलिए वो न्यूक्लियर चार्ज से उसको बचा नहीं पाता बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. बिकॉज डी ऑर्बिटल डिफर इन डायरेक्शन, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो अलग अलग डायरेक्शन में लाई करते हैं। अगर बेटा आपको याद हो, मैंने उनकी आपको
क्या बना के दिखाई थी शेप। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? शेप बना के दिखाई थी। कोई एक्स एक्स वाई के बीच में लाई कर रहा है, कोई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यस कोई जेड सर, एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई वाई एक्सिस पे। अगर बिटवीन एक ही जगह एक्सिस जो और ये एट बना के, एक्सिस। हाँ, तो अगर एक ही जगह लाई करते हैं तो बेटा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा सकते थे न्यूक्लियर का फोर्स पहुंचने के लिए, लेकिन अब बेटा अलग अलग डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। However, the trend of steady increase in the second and third ionization enthalpy break from the formation of Mn+2 and Fe+3। बेटा यहाँ से मैं कल सुबह पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? यस सर। अब यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो बेटा इतना पढ़ा दिया। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन जिरकोनियम एंड होफनियम वाला क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। ये याद करके, ठीक है? तो इसमें बेटा शुरुआत की प्रॉपर्टीज में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, एक ई नोट में हमको रिडक्शन पोटेंशियल में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना? उसके बाद में जहाँ पे बेटा इसका 14 पेज हो गए, 14 पेज के बाद में बेटा केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, वहां से हम थोड़ा सा फास्ट निकल जाएंगे इसमें, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, हम ये है कि बेटा मैं आपका 31 वरना 1 तक हमारा ये चैप्टर सिमट जाएगा अच्छे से, ठीक है ना बेटा? यस सर। बेटा इस चैप्टर को मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है ना? एक बार ही पढ़ लेना बस, ठीक है? यस सर। चले, यस सर, कल चलो। रिवीजन के लिए मैं सवेरे कॉल कर लूँ? हाँ कल सुबह, हाँ सुबह 7:30 बजे आपकी क्लास हो जाएगी, डोंट वरी, 7:30 तक यस उठ सर। जाना, ठीक है? यस सर। भगवान की